तो जो डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे उनके लिए जो गाइडलाइंस है वो डिज़ाइन नोटेशंस के थ्रू हमको मिलता है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होते हैं, जो डिज़ाइंस हम यूज़ करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होते हैं। और एनी प्रोग्रामिंग ग्रुप कैन अंडरस्टैंड द नोटेशंस। तो हम लोग जो नोटेशंस यूज़ करेंगे, दोज नोटेशंस आर स्टैंडर्ड नोटेशंस दैट आर अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रूल्स। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रूल्स के हिसाब से डिज़ाइन नोटेशंस को यूज़ किया जाता है। तो देर आर plenty of design notations which are used, जिसमें जो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज UML एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, डिज़ाइन नोटेशन, वो बहुत ही पॉपुलर है। उसके अलावा भी बहुत सारे डिज़ाइन नोटेशंस हैं, उसमें से जो बेसिक लेवल के डिज़ाइन नोटेशंस हैं वो है प्रोसीजर टेम्पलेट्स, स्यूडो कोड, फ्लो चार्ट्स, स्ट्रक्चर चार्ट्स एंड डिसीजन टेबल्स। तो प्रोसीजर टेम्पलेट्स क्या है? प्रोसीजर टेम्पलेट्स are a kind of a blueprint of the entire design. तो blueprint कैसा है कि इसमें there are some constant parts and there are some variable parts. एक फॉर्म के जैसा समझ लीजिए, जैसे अगर हमारे पास एक फॉर्म है, उस फॉर्म में आप ऑब्जर्व करेंगे कुछ चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, इन द सेंस कि जैसे आप जैसे क्विज भरते हैं डेली, तो PPL का जो क्विज आप देते हैं उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि एंटर योर ईमेल आईडी, एंटर योर सेक्शन, एंटर योर नेम, ये सब चीज़ें कॉमन है, इसको ये फिक्स्ड होती है जो लिखा गया है। उसमें वेरिएबल पार्ट क्या है? जो टेक्स्ट बॉक्सेस दिए हैं उसमें जो आप एंटर करते हैं वो वेरिएबल पार्ट। तो जो फॉर्म बना है, जो आपको इसका फॉर्म देखते हैं, इसमें चीज़ें ऑलरेडी रिटन है, वो उनको हम बोलते हैं बेंचमार्क्स, ऑलरेडी डन, डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड। उन सब एंट्रीज को हम कहते हैं बेंचमार्क या फिक्स्ड। तो वो कांस्टेंट जो दिखते हैं हमको, वो फॉर्म के अंदर में वो कांस्टेंट पार्ट होता है। और वेरिएबल पार्ट कौन सा है? जिसको आप भरते हैं डायनेमिकली डेली, हर दिन जो है आप उसमें डेटा भरते हैं, तो वो दैट पार्ट भी इज अ वेरिएबल पार्ट। तो ये जो फॉर्म आप देखते हैं, जैसे क्विज का फॉर्म आप जो ऑब्जर्व करते हैं जो मिलता है आपको, इट इज ए काइंड ऑफ ए टेम्पलेट। तो डिजाइन्स में भी ऐसे ही टेम्पलेट्स यूज किए जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिजाइन टेम्पलेट्स में क्या रहता है? द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज फिक्स्ड, उसको तो चेंज नहीं करना है, तो वो प्रिंटेड रहेगा। द मॉड्यूल नेम ऑन विच यू आर वर्किंग, तो मॉड्यूल नेम फिक्स्ड होगा, उसको चेंज नहीं करना है, वो भी प्रिंटेड होगा। लेकिन मॉड्यूल के अंदर में जो स्यूडो कोड रहेगा, जो एल्गोरिदम रहेगा, वो अगर आप क्रिएट कर रहे हैं या डिसाइड करने वाले हैं, तो वो सभी चीज़ें खाली रहेंगी, मतलब इट हैज़ टू बी फिल्ड बाय द डिजाइनर। तो स्यूडो कोड, फ्लो चार्ट्स, स्ट्रक्चर चार्ट्स एंड डिसीजन टेबल, ये कुछ डिजाइन नोटेशंस हैं जिनको हम यूज करते हैं, जो प्रोसीजर टेम्पलेट्स में डाला जाता है। और प्रोसीजर टेम्पलेट जो है, ये एक सिंगल पेज का फॉर्म नहीं होता, ये मल्टीपल पेजेस के एक नोट बुकलेट जैसे बन जाता है, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग ए बिग सॉफ्टवेयर। तो बड़े सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त बहुत सारे नोटेशंस, मतलब बहुत सारे सूडो कोड की जरूरत पड़ेगी, फ्लो चार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, तो मल्टीपल पेजेस की जरूरत पड़ेगी, तो एक छोटा सा बुकलेट जैसे बन जाता है। तो दिस इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। स्यूडो कोड क्या है? स्यूडो कोड जो है, इट इज a code which is written in simple English. It is nothing but steps present in the algorithm. तो एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम वो आइडिया है जो आपने सोचा है कि ऐसा मैं डेटा को मैनिपुलेट करूंगा और ऐसा डेटा मैनिपुलेट होने के बाद ऐसा दिखेगा, आउटपुट में मिलेगा। इनपुट ऐसे लिया जाएगा, उसको ऐसा प्रोसेस करेंगे और ऐसे उसको आउटपुट में दिखाएंगे। तो ये जो प्रोसीजर हम लिखते हैं, जो इमेजिन करते हैं, वो एल्गोरिदम है। उस एल्गोरिथम को स्यूडो कोड को यूज करके वी राइट द एंटायर एल्गोरिथम इन द फॉर्म ऑफ सिंपल इंग्लिश स्टेप्स, इन सिंपल इंग्लिश स्टेप्स, तो उसको स्यूडो कोड कहते हैं।
उसके बाद उसी स्यूडो कोड का हेल्प लेके हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द फ्लो ऑफ कंट्रोल, कि पूरे सिस्टम में जो डेटा फ्लो होगा और जो कंट्रोल फ्लो होगा वो कैसा फ्लो होगा, कहाँ पे डिसीजन मेकिंग होगा, वेयर डू वी नीड टू यूज लूप्स, where there is a conditional checking, where there will be repetitive statements, non-repetitive statements, etc. तो वो फ्लो चार्ट्स में हम लोग दिखाते हैं। स्ट्रक्चर चार्ट्स में सिमिलर होता है फ्लो चार्ट के, लेकिन उसमें हम लोग मॉड्यूल का जो डिटेलिंग है वो ज़्यादा बताते हैं कि एक मॉड्यूल के सबऑर्डिनेट मॉड्यूल्स कौन से हैं, स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है पूरे सिस्टम का। ठीक, तो जैसे आपका जो कंट्रोल फ्लो होगा वो किस स्ट्रक्चर में फ्लो होने वाला है, मतलब इसमें क्या होता है हम लोग माइक्रो लेवल तक मॉड्यूल्स को बताते हैं। और डिसीजन टेबल्स में हम यूज करते हैं, वी यूज डिसीजन टेबल्स टू कम टू ए डिसीजन। अब क्या डिसीजन लेना है, व्हेन एनी प्रॉब्लम अराइजेज, हाउ वी हैव टू सॉल्व और हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। उसके लिए डिसीजन टेबल्स बनाए जाते हैं। ये टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, तो टेस्टिंग फेज में डिसीजन टेबल्स का काफ़ी यूज। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे डिज़ाइन नोटेशंस में। सबसे पहला नोटेशन है प्रोसीजर टेम्पलेट। So as I discussed now, that it is a kind of a form or a kind of a guideline for making something. So when we are talking about software design template, it is a document, and where some part is constant and some part is variable. Say aim of the project, the main module name, etc. are fixed. So they will be fixed. They will be printed as it is. But some part is variable, that is the flowchart part, the algorithm part, the decision table part, etc. will be variable, and that will be filled by the designer. So the procedure template जो एक standard format होता है, and ये जो है कोडिंग ग्रुप यूज करेगा फ्यूचर में। जब डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा तब ये इसी डॉक्यूमेंट को कोडिंग ग्रुप यूज करेगा फॉर एक्चुअली कोडिंग द एंटायर डिजाइन। तो डिजाइन में जो प्रपोज्ड एल्गोरिथम है उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग दिस प्रोसीजर टेम्पलेट बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द थिंग्स। तो कॉमनली यूज डिजाइन नोटेशंस में आता है सूडो कोड, फ्लो चार्ट्स, स्ट्रक्चर चार्ट्स। इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा कि यूएमएल डायग्राम्स आर आल्सो देयर। वो बहुत डिटेल्स में जब आप पढ़ेंगे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में तो उसमें आप वो भी ऑब्जर्व करेंगे। तो सूडो कोड आर सिंपल स्टेप्स explained in easy English. Flow charts show the flow of control diagrammatically through images. We will show the flow of control. Structure charts, again it is a kind of a diagram which is used to display the work breakdown. The entire work, how the entire modules are broken down into sub modules and subtasks. तो हर मॉड्यूल के अंदर में क्या क्या सब टास्क होंगे उसको डिटेल में बताने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर चार्ट यूज करते हैं। So we'll start with pseudocode. So it is a methodology that allows the designers to represent the implementation of an algorithm in any programming language. So pseudocode जो है वो that supports to create your code in a programming language, but itself pseudocode is programming language independent. It is not dependent on any programming language. It is independent of any programming language. So anything which is written in a pseudocode can be implemented in any programming language we desire. So what are algorithms? Algorithms का ही pseudocode बनता है. So algorithms are procedural steps to define to that are used to solve a particular problem. ठीक, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। उन एल्गोरिथम, वो जो एल्गोरिथम हमने इमेजिन किया है, जो हमने परसीव किया है अपने माइंड में या अपने लिख के रखा हुआ है, उसको अगर हम सिंपल इंग्लिश में लिखना शुरू करें तो वो स्यूडो कोड बन जाता है। तो इट इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ राइटिंग हाउ द प्रोग्राम विल वर्क। इट इज नॉट एन एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट यूजेस शॉर्ट फ्रेजेस to write code for programs.
before we actually create it in a specific language. एक शॉर्ट फ्रेजेस रहेंगे, इंग्लिश फ्रेजेस रहेंगे, ठीक। तो इसमें भी सूडो कोड में भी कुछ रूल्स फॉलो करना जरूरी है, एकदम रैंडम भी कुछ भी लिख नहीं सकते, कुछ एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते जरूर हैं हम लोग। तो अभी देखिएगा सूडो कोड का एक सिंपल सा एग्जांपल है, जिसे सूडो कोड टू ऐड टू नंबर्स। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे स्टेप नंबर्स दिए हुए हैं। तो एल्गोरिदम में भी स्टेप नंबर्स दिए रहते हैं, सूडो कोड में भी आप दे सकते हैं, अब नहीं चाहे तो भी चलेगा, लेकिन देने से अच्छा रहता है। अब यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको स्टेप नंबर्स देने ही है, लेकिन दे तो अच्छा है, बिकॉज रीडेबिलिटी बिकम्स ईजी। तो यहाँ पे देखिएगा स्टेप 1 में लिखा है स्टार्ट प्रोग्राम, स्टेप 2 में लिखा है एंटर टू नंबर्स इनटू वेरिएबल्स ए एंड बी। तो इसमें स्टेप 2 में क्या हो रहा है, जो यूजर से इनपुट आने वाला है वो दो वेरिएबल्स में स्टोर करना है। इससे मतलब विट इम्प्लिसिटली मीन्स दैट यूजर से आपको दो वेरिएबल्स इनपुट लेने हैं, दो टाइम इनपुट आना चाहिए यूजर से। तो यूजर शुड बी प्रॉम्प्टेड 2 टाइम्स टू गिव इनपुट्स, और पहला जो इनपुट देगा यूजर वो ए में जाना चाहिए, वेरिएबल ए में जाना चाहिए, और दूसरा जो इनपुट आएगा वो वेरिएबल बी में जाना चाहिए। तो दिस स्टेप 2 मीन्स दैट स्टेप 3 में क्या लिखा है, ऐड द नंबर्स ए एंड बी टुगेदर एंड स्टोर द रिजल्ट इन वेरिएबल सम। ठीक, तो सम करके एक वेरिएबल बनना चाहिए था। इम्प्लिसिटली क्या क्या चीजें दिख रही है यहाँ पे, द वेरिएबल्स ए एंड बी शुड एग्जिस्ट, उसके अंदर वेरिएबल्स में वैल्यूज होने चाहिए, एक सम करके वेरिएबल हमको बनाना पड़ेगा जिसमें ए प्लस बी करके स्टोर करेंगे हम सम के अंदर। उसके बाद फोर्थ स्टेप में लिखा है प्रिंट द सम। प्रिंट सम का मतलब है सम की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, द वैल्यू ऑफ सम शुड बी प्रिंटेड इन द आउटपुट स्क्रीन। और स्टेप 5 में लिखा है एंड द प्रोग्राम, सो द प्रोग्राम शुड एंड हियर। ये चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, ये जो स्टेप्स आप हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको आप थोड़ा एनालाइज करके देखिए कि आप इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। अगर आपने सी पढ़ा हुआ है तो आप बहुत आसानी से इसको सी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सी प्लस प्लस पढ़ा है तो सी प्लस प्लस में कर सकते हैं, अभी आप पाइथन पढ़ रहे होंगे तो पाइथन में भी इसको कर सकते हैं। तो इट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। ठीक, so analyze the above pseudocode and imagine how you can implement it in the programming language of your choice. नेक्स्ट सैंपल एक और देखते हैं। नेक्स्ट जो है कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस के बारे में जान लेते हैं। अभी जो अपन ने स्यूडो कोड देखा था उसमें अपन ने कोई स्टैंडर्ड नोटेशंस यूज नहीं किया था, लेकिन दैट इज ए वैलिड स्यूडो कोड, तो इनवैलिड नहीं है। लेकिन और थोड़ा रिफाइन करके भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग को लाइन नंबर्स देने की जरूरत नहीं पड़े। दे तो अच्छा है, नहीं देने से भी चलेगा अगर हम ये स्टैंडर्ड नोटेशंस यूज करते हैं। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे स्टैंडर्ड नोटेशंस में, कैपिटल्स में लिखा है इनपुट, आउटपुट, while, for, repeat until, if then else। तो इनपुट का मतलब हो गया इनपुट टेकन फ्रॉम द यूजर, तो यूजर को इनपुट देना हो, मतलब यूजर से इनपुट लेना हो, तो यूजर को हम प्रॉम्प्ट करेंगे कि प्लीज गिव सम इनपुट। जो इनपुट आएगा वो वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो जो इनपुट आता है, जो इनपुट हम लोग लिखते हैं कैपिटल इनपुट जो लिखा है उसको किसी डेटा से आएगा, वो एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए, तो वेरिएबल का नाम आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आउटपुट जो लिखा है कैपिटल में, जो आउटपुट लिखा है, इट मीन्स सम आउटपुट विल बी जनरेटेड विच विल अपीयर ऑन द यूजर स्क्रीन, यूजर के स्क्रीन पे वो अपीयर होना चाहिए। वाइल जो है वो एक लूप है, लूपिंग स्ट्रक्चर है। लूपिंग स्ट्रक्चर मतलब रिपीटेटिव या इटरेशन। रिपीटेटिव स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब वाइल के अंदर में, वाइल एक कंस्ट्रक्ट है जिसके अंदर आप अगर कुछ भी लिखते हैं वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है। और वाइल जब हम लिखते हैं तो उसमें कंडीशन इम्प्लिसिट होता है, उसको देना ही पड़ता है। तो इफ यू गिव अ कंडीशन, इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, then only the while loop will execute. While loop means the instructions that you have given inside the while construct will be executed repeatedly till the condition becomes false. So along with while we have to specify a condition also. For loop है एक और, देखिए नेक्स्ट लिखा है for loop। For loop का मतलब है अगेन इट इज ए काइंड ऑफ इटरेशन।
जनरली ये न्यूमेरिक इटरेशंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वाइल भी उसके लिए यूज़ होता है। फॉर लूप में कुछ वेरिएबल्स एक्स्ट्रा रहते हैं जो हम एक ही लाइन में दे सकते हैं, ऐसा कंस्ट्रक्ट रहता है ये। और जैसा कंस्ट्रक्ट हम बना इसमें स्यूडो कोड में लिखते हैं, सिमिलर कंस्ट्रक्ट एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपको मिलेगा। ये भी लूपिंग स्ट्रक्चर। रिपीट अंटिल एक और लूपिंग स्ट्रक्चर है। रिपीट अंटिल में और वाइल में एक बहुत बेसिक डिफरेंस ये है कि रिपीट अंटिल में जो कोड होता है जो आप देते हैं स्यूडो कोड, जो रिपीट अंटिल कंस्ट्रक्ट के बाउंड्री के अंदर रहता है, वो पहले एग्जीक्यूट एक बार जरूर हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेकिंग होती है। तो वाइल लूप में क्या हो रहा है, कंडीशन पहले चेक होता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही वाइल लूप के अंदर के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। रिपीट अंटिल में कम से कम एक बार पूरा लूप का स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद कंडीशन चेकिंग होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर वो रिपीट अंटिल के लूप से बाहर आ जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू रहती है तो रिपीट अंटिल को फिर से वो रिपीट करना शुरू करेगा। और लास्ट कंस्ट्रक्ट है इफ देन एल्स, कंडीशनल चेकिंग के डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में हम जो इफ स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, कंस्ट्रक्ट जो यूज करेंगे उसमें कंडीशन चेकिंग करेंगे। कंडीशन अगर ट्रू होता है तो देन के अंदर में जो अपन ने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्रू नहीं होता है, मतलब फॉल्स निकलता है, तो एल्स के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इफ देन एल्स में क्या है कि इफ के अंदर जो कंडीशन है अगर ट्रू है तो देन के अंदर में जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर इफ के अंदर जो कंडीशन है फॉल्स हो जाता है तो देन के अंदर का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स के अंदर के सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ द डिसीजन मेकिंग इज डन यूजिंग इफ देन एल्स। अब इसको एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू ऑब्जर्व करके देख लेते हैं। ये सूडो कोड है, एक सूडो कोड है। मैं प्रोग्राम बोल रहा हूँ, प्रोग्राम मतलब अभी हम लोग एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं देख रहे हैं, ये सूडो कोड को देख रहे हैं। दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे, सबसे पहला स्टेटमेंट देखिएगा रिपीट लिखा हुआ है। देखिए अब इसमें आप बिगिन और एंड भी लिख सकते थे, बिगिन के नीचे रिपीट लिख सकते थे, वो भी कर सकते हैं। ठीक, फिर भी इट इज अ वैलिड सूडो कोड। यहाँ पे अब रिपीट से शुरू हो रहा है, दैट मींस वी विल अज्यूम दैट द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स विद रिपीट। अब रिपीट के आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे इंडेंटेशन दिया हुआ है। इंडेंटेशन मतलब क्या है कि रिपीट जहाँ आर देखिएगा, आर के नीचे में खाली स्पेस है, ई के नीचे में खाली स्पेस है, पी के नीचे से लिखना शुरू हुआ। इसका मतलब रिपीट के नीचे में जो इंडेंटेशन दिया है वो दो कैरेक्टर्स का इंडेंटेशन दिया हुआ है, आउटपुट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये रिपीट के कंस्ट्रक्ट के अंदर नीचे आएगा। इट विल बी इंक्लूडेड इन द रिपीट कंस्ट्रक्ट। तो कुछ लोग पाइथन में अगर प्रोग्रामिंग किए होंगे तो उनको आइडिया लगा होगा कि ये इंडेंटेशन क्या होता है। तो इसको ऑब्जर्व करके देखेंगे कि रिपीट जो स्टेटमेंट है उसके नीचे आउटपुट स्टेटमेंट आ रहा है, मतलब रिपीट के अंदर में आउटपुट स्टेटमेंट है, बिकॉज इंडेंटेशन से दिया हुआ है। और रिपीट के सीधे पैरेलल देखिएगा, एकदम करस्पॉन्डिंग देखिए अंटिल लिखा हुआ है नीचे में। इससे मतलब जितना भी कोड इसके अंदर है वो रिपीट होगा। तो कब तक रिपीट होगा, तब तक सब अंडरस्कोर नेम इक्वल टू पीपीएल। जब तक सब अंडरस्कोर नेम का वैल्यू पीपीएल स्ट्रिंग के इक्वलेंट रहेगा, तब तक ये रिपीट के अंदर के जितने भी रिपीट अंटिल के अंदर में जितने भी स्टेटमेंट्स है विल बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, रिपीट के बाद क्या लिखा है, आउटपुट लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग नाउ। तो ये जो सिंगल कोट्स में जो आप देख रहे हैं या डबल कोट्स में भी दिया जा सकता है, उनको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स या टेक्स्ट, ये जो स्ट्रिंग्स हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको लिटरल्स क्यों बोला जाता है। स्ट्रिंग को लिटरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं कर सकते। वो कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे मतलब दिखते हैं वैसे ही रहते हैं, उसका वैल्यू जैसा दिखता है वैसा ही है, उसका मीनिंग भी वही होता है जो जैसा वो दिखता है। तो दैट इज लिटरल। जैसे अगर मैंने बोला नंबर 10, अगर 10 मैंने लिखा 10 लिखा है, तो 10 इज ए लिटरल। जैसे मतलब 10 मतलब 10 होता है, उसका वैल्यू भी 10 होता है। तो लिटरल जैसा दिखता है उसका वैल्यू भी वही होता है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि सिंगल कोट में लिखा हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग नाउ क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये एक स्ट्रिंग लिटरल है क्योंकि सिंगल कोट के अंदर में है। इसको डबल कोट में भी लिख सकते हैं।
तो ये स्ट्रिंग लिटरल है, जैसे मतलब जैसा दिख रहा है वैसा ही इसका मीनिंग है, और वही चीज जो है ये प्रिंट भी होगा। तो आउटपुट जो लिखा है मतलब प्रिंटिंग ऑन द आउटपुट स्क्रीन, डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस। तो हमारा जो डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस जो जनरली हम यूज करते हैं वो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे व्हाट इज द नेम ऑफ द योर ऑफ द सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग नाउ, क्वेश्चन मार्क ये प्रिंट होके आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑब्जर्व करते हैं, इनपुट। दैट मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग सम इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर इनपुट्स द सब्जेक्ट नेम। तो ये देखिए सिंगल कोट्स में नहीं है ना तो डबल कोट्स में है, इससे मतलब ये एक टाइप का कमेंट है। इससे मतलब इनपुट स्टेटमेंट जब आप इंप्लीमेंट करेंगे एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो किसी वेरिएबल में यूजर से इनपुट स्टोर करने का कैपेबिलिटी उसमें होना चाहिए। तो इनपुट करने के बाद आप देखिएगा कि स्टोर का एक और जो है कंस्ट्रक्ट यूज किया गया है, स्टोर। ये एक डिफॉल्ट प्रोसेस होता है एक्चुअली, इनपुट के साथ ही स्टोर होना चाहिए कायदे से। अगर नहीं करते हैं तो फिर ठीक नहीं चलेगा प्रोग्राम। तो इट इज एन इंटीग्रल पार्ट, तो इनपुट के साथ ही स्टोर होना चाहिए। तो यूजर इनपुट जो आया है, देखिए द यूजर्स इनपुट इज इन द सब्जेक्ट नेम वेरिएबल। तो जो यूजर इनपुट आएगा वो सब सब अंडरस्कोर नेम, देखिए ये वेरिएबल नेम है, इसमें स्टोर होगा। अब यहाँ पे जब हम वेरिएबल नेम्स यूज करते हैं तो एक चीज पे बहुत ध्यान रखना चाहिए कि दैट द वेरिएबल नेम्स शुड नॉट स्टार्ट विथ न्यूमेरिक कैरेक्टर न्यूमेरिक वैल्यूज, द वेरिएबल नेम्स शुड नॉट कंटेन स्पेसेस। ये दो चीज का बहुत ध्यान रखना है। क्या चीज का? न्यू द वेरिएबल नेम्स शुड नॉट स्टार्ट विथ न्यूमेरिक वैल्यूज, वेरिएबल नेम्स शुड नॉट कंटेन स्पेस, वाइट स्पेस। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सब अंडरस्कोर नेम लिखा है, अंडरस्कोर इज ए कैरेक्टर, तो इट इज नॉट वाइट स्पेस। ठीक, तो सब नेम जो लिखा है इट इज सब अंडरस्कोर नेम, तो इट इज ए सिंगल वेरिएबल नेम विदाउट एनी स्पेस। एंड द स्टार्टिंग जो लेटर है वो एक अल्फाबेट है, इट इज नॉट ए न्यूमेरिक वैल्यू, तो दिस इज ए वैलिड वेरिएबल नेम। तो सब अंडरस्कोर नेम में क्या होगा, जो यूजर इनपुट देगा वो इनपुट आ जाएगा। एक ही इनपुट लेना है, देखिए एक ही बार इनपुट लेने का, क्योंकि स्टेटमेंट देखिए वन इनपुट स्टेटमेंट इज देयर, तो एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। ठीक, तो एक ही वेरिएबल में स्टोर होगा वैल्यू। अब सब अंडरस्कोर नेम वेरिएबल को नेक्स्ट क्या किया जा रहा है, स्टेटमेंट देखिए इफ एल्स कंस्ट्रक्ट आ गया है। देखिए यहाँ पे इफ एल्स कंस्ट्रक्ट में ऑब्जर्व करेंगे कि इफ के नीचे में इंडेंटेशन देकर आउटपुट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ स्टेटमेंट, अगर ये स्टेटमेंट जो है देखिए देन के नीचे आया है, इफ के अंदर देखिएगा सब अंडरस्कोर नेम डबल इक्वल टू पीपीएल, सिंगल कोट में पीपीएल है, मतलब इट स्ट्रिंग लिटरल है। ठीक, तो सब नेम अगर पीपीएल है, पीपीएल स्ट्रिंग अगर सब नेम के अंदर है, देन इसका मतलब ट्रू अगर हो गया तो आउटपुट इज क्या लिखना पड़ेगा हमें, सिंगल कोट में अगेन देखिए ये स्ट्रिंग लिटरल प्रिंट हो रहा है, करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर एज इट इज विल बी प्रिंटेड। अगर हमने पीपीएल दिया यहाँ पे इनपुट देते वक्त सब नेम के अंदर, तो सब नेम का जो वैल्यू है अगर स्ट्रिंग पीपीएल है तो आंसर हमको आउटपुट क्या मिलेगा, करेक्ट आंसर। और ये इंडेंटेशन दिया मतलब ये इफ कंस्ट्रक्ट के अंदर आ रहा है। उसके बाद देखिए एल्स आ रहा है, मतलब इफ एल्स स्ट्रक्चर जो है इफ देन एल्स जो हम लोग ने देखा था, इट इज एन इंटीग्रल स्ट्रक्चर। तो इफ सब नेम इज पीपीएल देन output should be correct answer, else if it is not PPL then the output should be try again। तो try again जो है ये आउटपुट में मिलेगा। अगर हम लोगों ने PPL सब नेम के अंदर अगर PPL नहीं मिला उसको तो वो आउटपुट देगा try again। ठीक, अब ये लास्ट में देखिएगा until वाले में सब नेम PPL है क्या, अभी चेक कर रहा है कि सब नेम का वैल्यू अगर PPL मिलता है तो ये चलेगा, अगर PPL नहीं मिलता है तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक लूप बनाया गया है। अब ये लूप जो है ये इन्फिनिटली चलेगा, कब तक, जब तक हमने सब नेम का वैल्यू पीपीएल रखा होगा। पीपीएल से हटा देंगे वैल्यू तो ये लूप जो है ब्रेक हो जाएगा। ठीक, so analyze the above pseudocode that we are seeing here, note the differences from the previous example। अभी जो अपन ने प्रीवियस एग्जांपल देखा था उसमें अपन ने कुछ नंबरिंग्स दिए थे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 और जो लिखा था, और यहाँ पे जो लिखा है उसको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे एंड अप्रिशिएट दीज डिफरेंसेस दैट यू ऑब्जर्व, बिकॉज दोनों जो है वो वैलिड तरीका है स्यूडो कोड लिखने का।
सर यहाँ रिपीट की जगह वाइल यूज नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वाइल यूज कर सकते हैं, फॉर यूज कर सकते हैं, बिकॉज रिपीट अंटिल वाइल फॉर ऑल दीज आर इटरेटिव स्ट्रक्चर्स, इटरेशन स्ट्रक्चर्स या लूपिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इनको आप लूपिंग के लिए कहीं यूज कर सकते हैं, इंटरचेंजेबली दे कैन बी यूज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो नेक्स्ट जो डिजाइन नोटेशन, अभी अपन ने स्यूडो कोड देखा, नेक्स्ट जो डिजाइन नोटेशन है वो है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम्स में आता है। फ्लो चार्ट्स हम लोग जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं टू शो द फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो कंट्रोल फ्लो है उसको बताने के लिए फ्लो चार्ट्स का हम लोग यूज करते हैं। तो इट इज वाइडली यूज बाय द डेवलपर्स एज वेल एज द डिजाइनर्स, क्योंकि ये बहुत ही ईजी टेक्निक है और बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। तो जैसे आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें आप लोग फ्लो चार्ट जरूर रखिएगा। फ्लो चार्ट जो होता है ना ये बहुत ही इफेक्टिव वे होता है अपने सिस्टम को बताने के लिए। तो आप लोग फ्लो चार्ट का यूज जरूर करें। फ्लो चार्ट बहुत ही सिंपल चीज होती है, एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम होता है जो पूरे प्रोग्राम का फ्लो को डिपिक्ट करता है। इट डिपिक्ट्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ द एंटायर सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, so there are some standard symbols that we will be using to indicate how the flow of control is taking place, and uh, and we convert the algorithms into flowcharts. ठीक, अभी the process of creating flowcharts from algorithms is also known as flow charting. ठीक, इनको flow charting भी हम कहते हैं, the process of creating a flowchart from an algorithm. ठीक, so from an algorithm we have created pseudocode, from an algorithm we will create flowchart. ठीक, तो अभी तक जो अपन ने देखा है इसमें किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए।